हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सीरीज में जहां मैं बात करने वाला हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड व्हाट इज साहबानो केस? वी विल डिस्कस ऑन दीज इश्यूज ऑन दिस वीडियो। सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, I want to say something that if you like this video, so please hit the like button below, and if you have any doubt, so write it down in the comment section below and subscribe Study IAS, and do not forget to share this video with your friends, colleague and family members. So let's start the topic of the day, Uniform Civil Code. As you all know, according to the Article 44 of the Directive Principle of the State Policy under the Constitution of India, there is a provision of a uniform civil code. So what is uniform civil code? We will talk about today. यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये है कंकरेंट लिस्ट का मैटर, यानी इसमें स्टेट भी अपने लॉज बना सकती है और सेंटर भी अपने लॉज बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सो बेसिकली इट इज द नेशनल सिविल कोड फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। ये एक नेशनल सिविल कोड होगा फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी irrespective of the religion and shall be treated equally according to the national civil code। इसका मतलब ये है कि बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए एक समान कानून होगा। फॉर व्हाट? किन किन मुद्दों पर? तो सभी के लिए कानून समान होगा फॉर द मैटर ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, adoption and succession of property and so on. These kind of matters will come into the uniform civil code, where all the person, all the citizen of the India will be treated equally according to the national civil code। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे व्हाट इज नेशनल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां यानी कि पूरे देश में सभी के लिए विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सबको समान न्याय देना, सबको समान कानून का पालन करना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, नेशनल सिविल कोड का मकसद है। ठीक है, इसे याद रखना। इट इज सिक्योर्ड अंडर द आर्टिकल 44 एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, अभी तक कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना है। सो इसका बहुत ही फेमस केस है साहबानो केस। ऑफिशियली दिस केस इज नोन एज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम केस। तो ये कहानी इनकी कुछ ऐसी शुरुआत होती है। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो साहबानो अब कौन थी, मोहम्मद अहमद खान कौन है, अब ये कहां से आ गए? तो दोस्तों, साहबानो मुस्लिम विमेन थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में वो रहती थी। 1932 में यानी 1932 में उनकी शादी होती है मोहम्मद अहमद खान से। मोहम्मद अहमद खान बाय प्रोफेशन वो एडवोकेट थे। साहबानो की शादी होती है मोहम्मद अहमद खान से 1932 में, और इस शादी से उन्हें 5 बच्चे होते हैं। ठीक है, आफ्टर 14 ईयर्स, ये सब चलता है 14 साल बाद, शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान सेकंड वाइफ को लेके आते हैं, यानी वो दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी शादी करने के बाद साहबानो और जो इनकी दूसरी वाइफ होती हैं कुछ साल तक साथ रहती हैं, इनका सब कुछ ठीक चलता है। 1978 में अप्रैल के मंथ में मोहम्मद अहमद खान क्या करते हैं, जो इन्हें मंथली पेमेंट किया करते थे, मंथली पैसे दिया करते थे 200 रुपए पर मंथ, उन्होंने वो मंथली पेमेंट देना बंद कर दिया। मोहम्मद अहमद खान ने 200 रुपए पर मंथ जो ये पैसा दिया करते थे साहबानों को, वो देना बंद कर दिया। ठीक है, और उस समय साहबानों की उम्र हो चुकी थी 62, and just because of she was old lady at that time, she was unable to maintain herself। ठीक है ना, इसलिए उन्हें जरूरत थी उनकी, और उसी समय पे बुढ़ापे में, जैसा आप सभी जानते हैं 62 की एज में वो कहाँ अपने से खुद को संभाल पाएंगी, अपने आप को मेंटेन कर पाएंगी। तो इस उम्र में उन्हें पैसा देना बंद करना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था मोहम्मद अहमद खान का। सो इसके अगेंस्ट में साहबानो फाइल करती हैं एक क्रिमिनल सूट ऑन द लोअर कोर्ट ऑफ इंदौर अंडर सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1978 के नवंबर महीने में ये मिस्टर तलाक ले लेते हैं, किससे? साहबानो से। अब जब साहबानो से इन्होंने तलाक ले लिया,
तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साहबानो जस्ट बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इस्लाम, डाइवोर्स वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं था। तो वो क्यों देंगे साहबानो को पैसे? साहबानो जब फाइल करती हैं क्रिमिनल सूट अंडर लोअर कोर्ट अंडर सेक्शन ऑफ 125 ऑफ सीआरपीसी, 500 रुपए पर मंथ एज अ मेंटेनेंस डिमांड करी। अब आपके मन में लग रहा होगा कि अब अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या है, ये 125 सीआरपीसी क्या है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीआरपीसी 125। एज यू ऑल नो, there is a CRPC Criminal Procedure Code of 1973 and under section of 125 of CRPC there is a law related to the secularism which says order for the maintenance of the wives, children and the parents. Section 125 of CRPC हमारे देश में secularism को परिभाषित करता है। वो कैसे? ये कहता है to provide a maintenance wives, children and parents, लेकिन उसमें क्या conditions हैं उसको देखते हैं। If any person having a sufficient means and the neglect or refuse to maintain, to whom wife unable to maintain herself, his legitimate or illegitimate minor child, abnormal physically or mentally child, और फादर और मदर। अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स है यानी उसकी इतनी आय है, उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो अपने अपने परिवार को मेंटेन कर सकता है, और उसके बावजूद इफ ही रिफ्यूजेस, अगर वो मना करता है टू मेंटेन किसको किसको, उसमें भी वाइफ, उसके लेजिटिमेट इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, उसके वैध अवैध बच्चे माइनर चाइल्ड जो हैं 18 से कम, एबनॉर्मल मतलब या तो फिजिकली या तो मेंटली या तो किसी भी तरीके की एबनॉर्मल चाइल्ड है अगर उसका, इवन अगर वो बच्चा एबनॉर्मल है फिजिकली मेंटली कुछ भी, अगर वो 18 की एज को क्रॉस भी कर लेता है तो भी उसे उसको मेंटेन करना होगा, और उसके फादर और मदर। अगर इन लोगों को वो मना करता है टू मेंटेन इफ द पर्सन हैविंग अ सफिशिएंट मींस, सो वहां पे जो मैजिस्ट्रेट है अगर उसे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि ये सच में इसके पास ऐसे सफिशिएंट मींस हैं, वो कैपेबल है, उसके पास क्षमता है, लेकिन उसके बाद भी वो मना कर रहा है इन्हें मेंटेन करने के लिए, इन्हें पैसे नहीं दे रहा है, इनका पालन पोषण नहीं कर रहा है, इनको सुरक्षा नहीं दे रहा है, सो इन दैट केस द मैजिस्ट्रेट कैन पनिश हिम अंडर 125 एंड दिस आर्टिकल सेज there is a no discrimination on the basis of caste, creed and religion. So here the section 125 of the CRPC maintaining the secularism of the country, which is the basic ideal of the country, which is a basic ideal of the constitution makers provided by the constitution. So in this article we can say this article prohibits any kind of discrimination based on caste, creed and religions, and hence the Sahabano was filed a suit against her ex-husband Mr. Ahmad Khan to provide a maintenance of a monthly 500 rupees, और as a result 1979 में जजमेंट आता है लोअर कोर्ट का। जब जजमेंट आता है लोअर कोर्ट का तो लोअर कोर्ट ने ये कहा कि 500 तो नहीं लेकिन 25 रुपए पर मंथ उस टाइम पे 1979 में 25 रुपए पर मंथ एज अ एलिमनी देने के लिए उन्हें कहा गया मिस्टर अहमद खान को। जुलाई 1980 में साहबानो चली जाती हैं कहा हाई कोर्ट, क्योंकि 25 रुपए वाकई में बहुत कम थे टू मेंटेन हर एंड हर चाइल्ड। सो इन दैट केस जुलाई 1980 में साहबानो मूव करती हैं टुवर्ड्स द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस अमाउंट को इंक्रीज करते हुए 179.20 रुपीस पर मंथ देने का जजमेंट दे दिया। ठीक है, अब जब 179.20 रुपीस पर मंथ उनको देना था मिस्टर अहमद खान को टू द साहबानो, अब उसके खिलाफ एक्स हस्बैंड मिस्टर अहमद खान वो मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। उन्होंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि देयर इज अ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम to give any kind of maintenance to her divorced wife just because of it is according to Islam. It is according to the rule of Islam. There is a no responsibility on him. उनके ऊपर ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि वो किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस करें, किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस दें टू हर डाइवोर्स्ड वाइफ। उनकी तलाकशुदा पत्नी को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस देना उनके अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग देना गलत है, और इसलिए जो हाई कोर्ट का जजमेंट है
₹0.20 देने का पर मंथ, ये गलत है। इसके खिलाफ वो जाते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये केस सबसे पहले सुना जाता है 3 फरवरी को 1981 में। 2 जजेस की बेंच बैठती है। पहले जज थे जस्टिस मुर्तजा फजल अली और दूसरे थे जस्टिस ए वरदराजन। जस्टिस मुर्तजा फजल अली की मैं बात करूं तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस थे। एज अ एसोसिएट जज वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ जजेस की संख्या कम है, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रावधान है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको रिक्रूट कर लेते हैं एज अ एसोसिएट जज फॉर मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ केसेस विच इज पेंडिंग। तो जस्टिस मुर्तजा फजल अली एज एसोसिएट जज वहां पे काम कर रहे थे। 2 जजेस की ये बेंच बैठी इन दोनों की लीडरशिप में। इन्होंने इनका केस सुना मिस्टर अहमद का, और इन्होंने कहा कि ये और भी बड़ी बेंच में इस केस को सुनना चाहिए। देन दिस केस मूव्ड टुवर्ड्स द 5 जजेस बेंच विच इज अ लार्जर देन 2 जजेस बेंच। नाउ इन दैट केस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्लस एज वेल एज जमियत उलेमाए हिंद इंटरवीनर की तौर पे यानी हस्तक्षेप करते हुए इन दोनों को भी पार्टीज में बीच में लाया गया। 23 अप्रैल 1985 को 5 जजेस की बेंच बैठती है। चीफ जस्टिस थे उस समय वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा, जस्टिस डी.ए. देसाई, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी and Justice E.S. Venkat Ramya. After listening of both the parties, bench unanimously given a verdict, and the verdict was that Supreme Court dismissed the appeal of Mr. Khan and confirmed the judgment of the High Court. ऐसा क्यों? क्योंकि there is a no conflict between the section 125 of CRPC and the Muslim personal law on the obligation to provide the maintenance, because according to the section 125 of the CRPC there should be no discrimination on the caste, creed and the religion. ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मेंटेनेंस देना होगा। इसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट थे, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे कि ये रिलीजन में इंटरफेरेंस था ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसके खिलाफ दबाव बनाया गया। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, आप सभी जानते हैं। तो राजीव गांधी के ऊपर ये ऐसा प्रेशर बनाया गया, उनकी सरकार के ऊपर प्रेशराइज किया गया कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बाय लेजिस्लेचर बाइकॉट करके उसे एक मतलब इसे नल एंड वॉइड नहीं करते हैं, अगर इसे नलीफाइड नहीं करते हैं, इसे रद्द नहीं करते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट जा सकती है। सो उसके बिहाफ में, और इसलिए राजीव गांधी की सरकार लेकर आती है इसके अगेंस्ट में टू नलिफाइड द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट में इन्होंने ये प्रोविजन बनाया कि ओनली फॉर द इद्दत दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द मेंटेनेंस। इद्दत मतलब जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक लेता है तो इद्दत मतलब 90 दिनों के भीतर, सिर्फ 90 दिनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू गिव हर मेंटेनेंस, उसके बाद नहीं। लेकिन बाद में इस एक्ट का बहुत विरोध होता है अपोजिशन के द्वारा। इसे कहा जाता है कि दिस वाज द अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं ये लोग माइनॉरिटीज के साथ, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इन्होंने नलिफाइड कर दिया। महिला संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया ऑफ कोर्स, है ना। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ इनका। बाद में डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 2001 में। ये बेसिकली डेनियल लतीफी साहबानों के लॉयर थे, तो उन्होंने पिटीशन फाइल किया। सो उनके केस में भी फिर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इद्दत है, उसके बाद भी जब तक कि वो वुमेन फिर से विवाह नहीं कर लेती, शादी नहीं कर लेती, तब तक उसे देना पड़ेगा। इस तरह से ये मैटर चला। सो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि अगर वहां पे कोई ऐसा एक लॉ है यूनिवर्सल सिविल कोड की तरह, जहां पे विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेस ऑफ रिलीजन और एनीथिंग कास्ट क्रीड, सो उसके बेस में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को सबको समान ट्रीटमेंट दिया जाए ऑन द मैटर ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन और प्रॉपर्टी। सो इस सब में अगर एक समान लॉ होगा तो ये हमारे देश के लिए सही होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपनी चिंता जताते हुए कहा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में जिसका डिस्कशन किया गया है, ये सिर्फ एक डेड आर्टिकल है जब तक कि इसके ऊपर कोई बात नहीं आती, इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनता। सो इट इज जस्ट अ डेड आर्टिकल। और रिसेंटली 2015 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी क्वेश्चन उठाया था गवर्नमेंट की कि एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो कि सभी को समान दृष्टिकोण होना चाहिए इन द मैटर ऑफ लॉ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 2017 में ट्रिपल तलाक बिद्दत जिसे हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जजमेंट में ये भी कहा कि वी डायरेक्ट द यूनियन ऑफ इंडिया टू कंसीडर
द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द तलाक बिद्दत। और उसके बाद में आपने देखा कि ये अभी रिसेंटली ही इसे लॉ के रूप में बना दिया गया है और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली अब तलाक बिद्दत यानी तलाक जो ट्रिपल तलाक है ये बैन हो चुका है पूरी तरीके से इंडिया में भी। ठीक है, सो वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा अलग है, उस पर हम किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन अभी जो साहबानों का केस है उसमें आपने ये समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में साहबानों केस क्या था, क्या ये मुद्दा है, क्या होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेनिफिट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इफ आई टॉक अबाउट द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से हमारे देश में क्या इंप्रूवमेंट होगी, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल if I talk about what is the benefits of the civil code, so all the religions, suppose if there will be a uniform civil code in the country, then all the laws related to the marriage, inheritance, family, land and so on, these kind of laws would be equal to the all citizens। समझ गए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आता है, बनता है, तो सभी लॉज सभी के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। एंड दूसरा, इट विल हेल्प इन द इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन इंडिया। एज यू ऑल नो, इंडियन सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, ऑल्सो दे प्रोवाइड अ मिस ट्रीटमेंट टू द वुमेन। सो इससे ये होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो वुमेन की कंडीशन है हमारे भारत में वो इंप्रूव करेगी, क्योंकि आप जानते होंगे हमारा देश है वो पितृसत्ता पे बिलीव करता है बहुत ही सालों से पितृसत्ता यहाँ पे कायम रही है, आज भी बहुत सारी जगह कायम है, जैसे लोकल गवर्नमेंट में। तो सेल्फ गवर्नमेंट में आप जानते हैं प्रधानपति का एक रिवाज चला है कि अगर 33% जो वुमेन के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है, थ्योरेटिकली वो सब सही है, प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को इलेक्शन में उतार करके उनके जीतने के बाद उनके पति एज अ प्रधानपति एक अलग ही नई पोस्ट अपने से निकाल करके उनके बिहाफ पे काम करते हैं। सो इफ देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एग्जिस्टिंग इन अ कंट्री, इट विल बेनिफिट टू द कंडीशन ऑफ द वुमेन, इट विल इंप्रूव द बेनिफिट, इट विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन इंडिया। और इससे और हम एक सभ्य समाज से, सभ्य सोसाइटी से हम एक ऐसी चीज एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं जहां महिला और पुरुष को समान देखा जाए। ठीक है। Now, if I talk about the third benefit of the UCC, Uniform Civil Code, so India, just because of we have a Uniform Civil Code, we have a equal laws for all without any discrimination. So in that case, India will move forward for its goal, developed country बनने का ये जो गोल है, इसकी तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे, है ना। ऑल्सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द वोट बैंक पॉलिटिक्स। जैसे आप सभी जानते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है हमारे यहाँ, जो ये माइनॉरिटीज को लुभाने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। सो अगर इफ देयर इज अ लॉ ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो वोट बैंक की राजनीति है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो तो कम होगी, उसे उसमें कमी आएगी जरूर से। ठीक है। So these are the benefit of the uniform civil code we can see. Now if I talk about what are the challenges, अगर हम challenges की बात करें, ठीक है, हमें इसके benefits के बारे में हमने अभी जाना, लेकिन अगर हम अभी इसे अभी अगर इसे implement करें तो what are the challenges of the uniform civil code is in front of us। ठीक है। सो अगर मैं सबसे पहली बात करूं, एज यू ऑल नो दैट इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनल लॉज। हमारे तरह तरह के पर्सनल लॉज थे हर धर्म में, हमारी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है पर्सनल लॉज की, हिंदू मुस्लिम सभी में। सो इट इज नॉट इजी टू इनैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन टूडेज टाइम। अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन इसके फेवर में थे, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे ये इसके फेवर में थे, तुरंत इसको अप्लाई उसी टाइम पे ये इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन अदर मेंबर्स ने इसका विरोध किया। सो ये इसे एज अ डीपीएसपी इसे सिक्योर किया गया, इसे बाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा as per the situation. Now, if I talk about the second one, so consensus of communities, the different kind of communities which are available, which are present in India, as you all know, Hindu, Muslim, these kind of communities. So we have to first of all take a consensus of these communities and then enact for these kind of laws. ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनसे कंसेंसस करना होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर्स, समय की मांग क्या है, कि वी शुड कंडक्ट अ सर्वे of all the communities and suggest them to reform in their personal laws which is relevant to the modern and the liberal lines। मतलब कि हमें एक ऐसा सर्वे करना चाहिए, अगर हम आज की बात करें कि इसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सो हमें एक ऐसा सर्वे करना चाहिए सभी कम्युनिटीज में और उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि आप अपने पर्सनल लॉज में रिफॉर्म करिए, उन्हें लिबरलाइज कीजिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न लाइन्स,
आज के समय के अनुसार इसमें बदलाव कीजिए और इसके लिए उन्हें बताना चाहिए, उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि ये जो लॉ है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये किसी भी प्रकार से उनके धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मूव कर सकते हैं। सो ये था आज की इस वीडियो का एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट द लाइक बटन बिलो एंड शेयर विद दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।